साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे पुलिस की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। कलिंजर थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है और एक पीड़ित महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगा करके एक एफआईआर किया। उसका कहना है कि ससुराल में हमारे साथ बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत हमें अपमानित किया गया और हमारे साथ जो है बहुत ही अत्याचार किया गया। महिला की शादी जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुई। उसका कहना है कि लड़के का उसकी भाभी से अवैध संबंध था और इसी के संबंध में उसका विरोध करने पर अत्याचार किया जाता था, जिसकी एफआईआर जो है कलिंजर थाने में किया गया था, जो बांदा जिले में स्थित है। महिला की शादी 2016 में की गई। एफआईआर होने के बाद घटना के विवेचक श्री पवन पांडे को नियुक्त किया गया, जो दरोगा के पद पर तैनात थे कलिंजर थाने में। वो अपनी गाड़ी से महिला को लेकर के घटना स्थल की जांच के संबंध में घटना स्थल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने महिला से अश्लील वार्ता जो है किया, जिसकी वानगी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, आप बहुत मासूम हैं, मेरा मन कर रहा था आपको छूने के लिए, लेकिन मैं डर गया या हिम्मत नहीं जुटा पाया कि आप बुरा मान जाएंगे। महिला सारी बातें सुनती रही और उसका विरोध नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मन तो था कि आपके जो है बाल सहलाएं, और मतलब इसी प्रकार की वार्तालाप किया और महिला ने उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल। और फिर महिला ने उस अश्लील वार्ता को एसएसपी महोदय के सामने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर पवन पांडे दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। महिला का ये बयान है कि मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया तो वो बुरा मान गए और हमें धमकी भरे शब्दों में कहा कि मैं चाहूँ तो इस एफआईआर को हटा सकता हूँ। इस प्रकार महिला एक प्रताड़ित अपने परिवार से ही थी, अपने ससुराल पक्ष से थी। दूसरी प्रताड़ना जो है पुलिस ने दे दी और दरोगा जी हरकत भी कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उस महिला का क्या होता? दरोगा जी तो लाइन हाजिर हो गए, लेकिन उस महिला की मानसिकता को जो चोट पहुंची, जो उसकी अंतरात्मा को जो चोट पहुंची, और जो उसको एक आभास हुआ कि समाज में चारों तरफ भेड़िया बैठे हुए हैं, ससुराल में तरह तरह की प्रताड़ना और हरकतें की गई, उसकी एफआईआर करने पर पुलिस द्वारा इस तरह की बातें की गई, तो अब महिला करे तो क्या करे। खैर एसएसपी महोदय ने उसको संज्ञान में लिया और उन्हें लाइन हाजिर तो कर दिया, लेकिन लाइन हाजिर करना पुलिस में ये कोई सजा नहीं। ये तो उच्च अधिकारी जब चाहे तब लाइन हाजिर कर सकते हैं। खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो थाने में जो मनमानी करते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। और ऐसी स्थिति में दरोगा का तो कुछ अपमान भी नहीं हुआ, एक हल्का सा जो है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। इससे और छोटा तो कोई उपाय भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ गुहार करें? उनकी इज्जत पर हमेशा खतरा है, उनके आत्मसम्मान पर हमेशा खतरा है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ कोई नियम कानून नहीं है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बुरी दशा है और जहाँ
जनप्रतिनिधि या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी मन में उसकी हंसी उड़ाते हैं, भले खुलेआम न कहें, लेकिन वो महिला का ही दोष बताने लगते हैं, वो महिला को ही सुनाने लगते हैं। यहाँ तक कि महिला पुलिस भी महिला को ही प्रताड़ित करने लगती है और वो कहती है इसका ये दुष्चरित्र है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी घटना घटित हुई। ये आम बात, ये देखी हुई बात है, ये समझी हुई बात है। ये हर थाने में इस तरह के भेड़िए बैठे हुए हैं और पुलिस विभाग इसीलिए बदनाम भी है। जहाँ भ्रष्टाचार तो मैक्सिमम है, अनर्गल बातें मैक्सिमम है, कोई थाने में ही आत्महत्या कर लेता है, कोई थाने में पिटाई होती है, अनावश्यक गुस्सा आ जाता है पुलिस के कर्मचारियों को तो वो जम के पिटाई भी कर देते हैं, अनावश्यक आरोप मढ़ा जाता है। तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से विशेषकर उत्तर प्रदेश में है, तो पूरे भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि अत्यंत खराब। परंतु किसी की छवि खराब है ये कहना तो आसान है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कारण क्या है जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कारण बताने से पहले मैं एक दो घटनाओं का उल्लेख और करना चाहूँगा। मैं गोरखपुर में पोस्टेड था, क्लास 2 अधिकारी था। मेरे घर से ही मेरा गैस का सिलेंडर चोरी हो गया। हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि सिलेंडर जो है चोर घर में घुस आए हैं और सिलेंडर छत से नीचे फेंक दिया है और वो वहां से उठा ले गए हैं, लेकिन रात के समय में इसका पूर्ण आभास न होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिलेंडर वो सब उठा ले गए। मैं उसका FIR करना, तब सिलेंडर बड़ा मुश्किल से मिलता था, गैस का कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से मिलता था। आज की बात नहीं है, ये भी 25-30 बरस पहले की बात। मैंने सोचा इसका FIR किए बगैर हमें दूसरा सिलेंडर तो मिलेगा नहीं, तो FIR करना आवश्यक है। तो मैं FIR करने के लिए एक दो परिचितों से मैंने जिक्र किया, तो मेरा एक ठेकेदार था, उसने कहा गोरखनाथ थाने के SO जो हैं वो हमारे परिचित हैं, क्योंकि उस थाने की वायरिंग इत्यादि और बनाने का काम मैंने किया है, तो SO साहब परिचित हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा FIR करा दो, बस इतना सा काम है और कुछ काम तो है नहीं। मैं यह FIR कराने गया तो जो SO थे उनके घर पर हम लोग गए। उन्होंने कहा जाइए मैं फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ दीवान है वो आपका FIR दर्ज कर लेगा। FIR ही दर्ज कराना था। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ 2-4 दरोगा और बैठे हुए, मैं भी एक अधिकारी ही था, लेकिन ठेकेदार भी मेरे साथ था, लेकिन उनकी फक्तियाँ आनी शुरू हो गई। अरे सिलेंडर इन्होंने खुद ही जो है इधर उधर कर दिया होगा, खुद ही चुरा लिया होगा और FIR करने आए हैं कि दूसरा सिलेंडर मिल जाए। किसी और ने फक्ती कसी, घर से कैसे सिलेंडर गायब हो गया और कैसे चोरी हो गया, यह बड़ा रहस्य है। तो इस तरह की तमाम फक्तियाँ मुझको सुनने को मिली और मैं मुस्कुराता रहा, सोचता रहा कि पुलिस का रवैया क्या है। पुलिस FIR करने वाले के ऊपर ही भी आरोप मारना शुरू कर देती। दूसरी ये घटना आपको बता रहा है, एक दरोगा जी हमारे परिचित थे जो LIU में थे, मतलब खुफिया विभाग में, और काफी दिनों तक वो खुफिया विभाग में रहे। यहाँ तक कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ के राजनीतिक वातावरण की सूचना देने के लिए वो LLB के छात्र बन गए थे और वहाँ पढ़ते थे। ये बात केवल VC को मालूम थी और किसी को मालूम नहीं। उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया, उसी सुनी सुनाए किस्से का जिक्र कर रहा हूँ। फिर उनकी पोस्टिंग थाने पर हो गई।
सब जानते थे कि ये एलआई से आए हैं और ईमानदार हैं। नाम तो मैं नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि उपाध्याय जी थे। अब थाने वाले बिल्कुल जो है को पसंद नहीं किया थाने पर आना, उनका पसंद नहीं था। उन्होंने ये कहाँ से आ गया और ये सारा खेल ही बिगाड़ देगा, ये तो एक पैसा लेना हराम कर देगा, और तमाम तरह तरह की जो ऐसा उन्होंने सुनाया कि कोई मुझे भाव नहीं देता था, कोई मुझे इज्जत नहीं देता था, मैं क्योंकि चोरों के गिरोह का आदमी नहीं था। अंततः यही साबित हुआ कि लोग उस उपाध्याय जी को पसंद नहीं करते। लोगों ने उसका ऐतराज किया, अधिकारियों तक से कहा कि कहाँ आपने भेज दिया इसको, ये तो सब जो है धंधा ही चौपट कर देगा। तो ये पुलिस की कहानी, ये पुलिस की कार्यशैली है, ये पुलिस की सोच है, ये पुलिस के काम करने का एक तरीका है, सोचने का एक तरीका है। और मेरा ये भी कहना है कि पुलिस मजबूर है, क्योंकि पूरा पुलिस महकमा एक सिस्टम के अंतर्गत चलता है, और पुलिस में अब ऊपर से नीचे तक लेकर के सभी जो है रंगे सियार हो चुके हैं। पहले भी थे, लेकिन पहले कुछ गनीमतें थी कि उच्च अधिकारी जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे और वो अपनी मर्यादा के खिलाफ समझते। तो जब तक आप किसी चीज़ को मर्यादा के खिलाफ नहीं समझेंगे, जब तक आप स्वयं मान सम्मान नहीं अपना बनाएंगे, तब तक तो बात नहीं बनती। क्योंकि रिश्वत तो सीधे सीधे पैसा है, उच्च अधिकारियों का तो उसमें कोई डर भय भी नहीं है, क्योंकि थाने बिकते हैं और थाने से ही पैसा वसूल करके उच्च अधिकारियों को जाता है। बात मर्यादा की है, बात समझने की है, बात सिस्टम की। तो न पुलिस विभाग का इसमें दोष है, सिस्टम में खराबी है, सिस्टम दोषी है। और सिस्टम बनाता कौन है? सिस्टम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सिस्टम को बनाते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी सिस्टम बनाते हैं, मुख्यतया संवैधानिक पद पर बैठे लोग बनाते हैं। और जब वही गड़बड़ है तो सिस्टम बनेगा कैसे? कांस्टेबल का, दरोगा का, या एसओ का, या डीवाईएसपी का, या किसी का भी कोई दोष नहीं है, दोष सिस्टम का है। और सिस्टम जो है वो बिगाड़ते हैं संवैधानिक पद पर बैठे लोग और राजनीतिक लोग। राजनीतिक लोग जो है पूरी तरह सिस्टम को ध्वस्त कर देते हैं। बनाना बिगाड़ना अलग बात है, पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर देते हैं। और वो कहाँ से गए हैं? वो गए हैं जनता के बीच से चुन कर। जनता ने उन्हें वोट दिया है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जनता में भी दोष है, जो ऐसे लोगों को चुन करके भेजती है जो सिस्टम को खराब करते हैं, जो पैसा बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, शराब बांटते हैं और तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं जनता को, और जनता जो है उन्हें जिताती। कहीं कहीं मजबूरियां भी हैं कि जनता को मजबूरी में वोट डालना पड़ता है ऐसे लोगों को, जिन्हें माफिया, जिन्हें अपराधी, जिन्हें जाने क्या क्या कहा जाता है। और सारी पार्टी में आधे से अधिक अपराधी जो पैसा का कलेक्शन यह कह के करते हैं कि हमें इलेक्शन भी तो लड़ना है, इलेक्शन में शराब बांटना है, साड़ी बांटनी है, पैसे बांटने हैं और लोगों को देने हैं, तभी तो हमें वोट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि समग्र सिस्टम को हमने खराब कर लिया है। और जनता तो अज्ञानी है, ये आप जानते हैं। जनता अज्ञानी अगर नहीं होती तो ये शराब, रुपया, पैसा, साड़ी और ये कैसे चलता? और अगर ये चल रहा है
तो इसके पीछे भी कारण है। कुछ लोग विपन्न हैं और कुछ लोग संपन्न हैं, कुछ लोग शिक्षित हैं, कुछ लोग अशिक्षित हैं। तो ये संपन्नता और विपन्नता भी इस सिस्टम को खराब करने में अहम भूमिका निभाती है। जो विपन्न है वो सोचता है जो मिल रहा है वो ले लें, काम आएगा हमारे। तो संपन्नता और विपन्नता का रेशियो भी बहुत बड़ा है, जमीन और आसमान है। और छोटे मोटे संवैधानिक पद पर बैठे लोग नहीं करते हैं। गांव का या ब्लॉक का वीडियो सम्मिलित तो है, लेकिन उसका करना वो वहां से पैदा नहीं होता। पैदा होता है उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को। और जनता में कहां से पैदा होता है? अशिक्षा की वजह से पैदा होता है। जनता अशिक्षित है, अशिक्षित आदमी हमेशा गरीब रहता है। तो इसके बहुत कारण है। एक तो शिक्षा का अभाव, सामाजिक स्तर गिर जाता है। विपन्नता जो है आदमी को अधम बना देती है। उसको नहीं सूझता है, पेट में जब भूख लगती है तो न वो बेईमानी सोचता है, न ईमानदारी जानता है, न वो नियम कानून जानता है, न कुछ जानता है। उसे तो भूख मिटानी है और भूख मिटनी चाहिए। तो शिक्षा, विपन्नता, धन का समानता, धन का बराबर बंटवारा न होना, समानता और क्षमता। क्षमता इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई जन्मजात उच्च है, बुद्धिमान है, पैसे उसके यहाँ बरसते हैं, और कोई जन्मजात विपन्न है, तो ये समता नहीं हुआ। जन्म तो एक ही तरीके से होता है, उसका पालन पोषण और सारी चीजें अलग तरीके से हो जाती। जन्म तो मनुष्य ही पैदा होता है, लेकिन समता न होने की वजह से, विपन्नता की वजह से वो बेईमान भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समता, समानता और बंधुत्व की भावना न होने की वजह से एक लंबा कारण है, एक बहुत डीप रूटेड है। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो किसी के बस का नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं करेंगे तो न आप का भला है, न जनता का भला है, न प्रशासनिक अधिकारी का भला है, न संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का भला है, और किसी तरह से देश की रक्षा करना उनके बस की बात नहीं रह जाती। जो मानसिक विक्षिप्तता है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, वो क्या देश संभालेगा? जो भूखा है, नंगा है, पीड़ित है, भेदभाव का से ग्रसित है, विपन्नता है, तमाम जो कारण है वो एक आग का गोला है। और जो आप सोच रहे हैं और जिस चीज के लिए आप मशहूर हैं कि आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, वो आपसे भी बड़ा जब आ जाएगा तो ये देश क्या होगा? गुलाम होगा। और फिर गुलाम होगा तो किसी को वकालत छोड़ के विदेश से फिर यहाँ आना पड़ेगा, किसी को अपनी सारी शानो शौकत छोड़ करके और अपनी सारी डिग्रियों को ताखे पर रख करके आना पड़ेगा, किसी को 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, किसी को खजाना लूटना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या करोगे? सरकार का खजाना लूटोगे। और किसी को असेंबली में बम चलाना पड़ेगा। और जो खिलवाड़ आजकल हो रहा है और जो मैच खेला जा रहा है, ये मैच आपको बंद करना पड़ेगा। और इस मैच में कुछ नहीं रखा है। मैच तो धरती पर ही खेलोगे, धरती ही नहीं रहेगी आपके पास तो मैच क्या खेलोगे? वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट करके हमें भी बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए
और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।